हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के कुछ और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा फाइल हैंडलिंग। तो ये जो है चैप्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ इस चैप्टर के। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस कर रहे थे इस प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन एंड डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय अ हैश। मतलब कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है जिसका कि नेम है info2। तो इस फाइल से जो है आपको कंटेंट को रीड करना है लाइन बाय लाइन, और जितने भी वर्ड है इस फाइल के अंदर उन सबको हैश के साथ में प्रिंट करवाना है। तो इस काम को हम किस तरीके से करेंगे, चलिए यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं इसका। तो देखिए, ये रहा इसका प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में देखिए मैंने क्या करा है, प्रोग्राम को समझिए। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले फाइल को हमने ओपन कर लिया है रीड मोड में, और उसके बाद देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग को लिया है, एक लाइन नाम से वेरिएबल लिया है और इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल लूप दिया है, और वाइल लूप में मैंने क्या कंडीशन दी है, वाइल लाइन, मतलब कि जो लाइन वाला वेरिएबल है इसमें जब तक स्ट्रिंग रहे तब तक हमारा ये लूप चले। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग में मैंने क्या रखा है, स्पेस रखा है, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे आप अल्फाबेट रख दीजिए चाहे आप स्पेस रख दीजिए, स्पेस भी क्या है, एक तरीके से स्ट्रिंग की तरह ही यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब तक इसके अंदर स्ट्रिंग रहे लाइन वाले वेरिएबल के अंदर तब तक ये लूप चले, और जब ये लूप चले तो इसके अंदर का ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो कोड की बात करते हैं। कोड हमने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब ये लूप चले तो यहाँ पे क्या हो, जो हमारी फाइल है वो रीड हो जाए रीड लाइन मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने रीड लाइन मेथड लगा दिया है, और जो लाइन रीड हो वो कहाँ स्टोर हो जाए, वो हो जाए हमारे लाइन वाले वेरिएबल में। मतलब कि लाइन वाले वेरिएबल में एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये हट जाएगी, और जो लाइन यहाँ से रीड करेगा वो यहाँ पे आ जाएगी। तो फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा तो ये वाली लाइन को ये रीड कर लेगा। मतलब कि ये लाइन जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में कहाँ चली जाएगी, इस लाइन वाले वेरिएबल में चली जाएगी। इसके बाद में देखिए मैंने फिर लूप लगाया, मतलब कि लूप की नेस्टिंग करी है। तो यहाँ पे नेस्टिंग में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने बोला है फॉर वर्ड इन लाइन डॉट स्प्लिट, मतलब कि लाइन वाले वेरिएबल के पास में जो भी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दो। और स्प्लिट मेथड में देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है, मतलब कोई भी कैरेक्टर डिफाइन नहीं करा है कि जो स्ट्रिंग है वो किससे स्प्लिट होनी है। तो जब स्प्लिट मेथड में हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं, मतलब कि कोई कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते हैं कि स्ट्रिंग को किससे स्प्लिट करना है, तो उस केस में क्या होता है, स्प्लिट मेथड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिट कर देता है। मतलब कि जहां जहां भी इसे स्पेस मिलेगा वहां से स्ट्रिंग को ये स्प्लिट कर देगा। तो अभी फिलहाल की बात करें, इस लाइन वाले वेरिएबल के पास में क्या है, ये वाली स्ट्रिंग है, मतलब कि हेलो स्टूडेंट स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा यहाँ से, मतलब स्प्लिट कर देगा यहाँ से, इसकी एक स्ट्रिंग बना देगा और इस वाले पार्ट की एक स्ट्रिंग बना देगा। इस तरीके से जो है इसको स्प्लिट कर देगा। इतना करने के बाद में इस पूरे को क्या करेगा, लिस्ट में फॉर्म करेगा और इसको रिटर्न कर देगा। मतलब स्प्लिट मेथड जो होता है वो क्या करता है, स्प्लिट करने के बाद में स्ट्रिंग को क्या करता है, लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से क्या हो गई, अब लिस्ट आ गई है, मतलब जो लाइन वाला वेरिएबल है इसके अंदर एक तरीके से लिस्ट आ गई है। लिस्ट किस टाइप की होगी, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइन वाला जो वेरिएबल है इसके पास में लिस्ट हमारी इस तरीके से बन गई है। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से रहेगी स्ट्रिंग, हेलो रहेगा स्ट्रिंग में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, स्टूडेंट। इस तरीके से जो है यहाँ पे लिस्ट फॉर्म हो गई है, मतलब कि जो लाइन वाला वेरिएबल है उसके पास में यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट रिटर्न कर दी है, किसने, स्प्लिट वाले मेथड ने। इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो जब इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट है, तो ये जो वर्ड वाला वेरिएबल यहाँ पे हमने लिया है फॉर लूप में, इसके पास में क्या होगा, एक एक स्ट्रिंग करके जाएगी। पहले हेलो जाएगा, उसके बाद में स्टूडेंट जाएगा, मतलब कि एक बार लूप चलेगा तो हेलो जाएगा, और सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चला जाएगा। तो ये वाला जो लूप है वो टोटल 2 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से आउटपुट आएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे वर्ड वाले वेरिएबल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हेलो, और यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट इस वेरिएबल को, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा हमारा हेलो, मतलब कि जो हेलो है वो आउटपुट में यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे एंड आर्गुमेंट में दे दिया हमने हैश, कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव ना हो, मतलब क्या हो, इसके बाद में यहाँ पे हैश साथ में आ जाए। तो यहाँ पे एंड आर्गुमेंट में क्या होगा, यहाँ पे साथ में हेलो के क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। पहले हेलो आएगा उसके बाद में हैश आ जाएगा। ये तो होगा इस लूप के फर्स्ट टाइम के चलने की बात। अब ये लूप दोबारा चलेगा तो क्या करेगा, यहाँ से सेकंड टाइम में क्या जाएगा, स्टूडेंट जाएगा और स्टूडेंट के साथ में हैश आ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट लाइन का आउटपुट आ जाएगा हेलो हैश एंड स्टूडेंट्स हैश। इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है, तो क्या होगा, हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसके बाद में देखिए जो वाइल लूप है वो फिर से चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि लाइन वाले वेरिएबल में अभी भी हमारी स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक लाइन पास हुई थी तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लूप हमारा चल जाएगा। फिर चलेगा तो क्या होगा, फिर से नेक्स्ट लाइन को रीड कर लेगा, मतलब कि इस वाली लाइन को रीड कर लेगा, और इस वाली लाइन को रीड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन वाले वेरिएबल में ये लाइन आ जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा, ये लाइन फिर से स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होने के बाद में क्या होंगे, जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं वो सब क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे।
जाएंगे, मतलब कि स्पेस से यहाँ पे स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो फॉर लूप है वो कितनी बार चलेगा, वो चलेगा हमारा देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो है टोटल 5 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 वर्ड है, मतलब कि 5 स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो एक बार में एक स्ट्रिंग को ये वर्ड वाला वेरिएबल पिक करेगा और उसके बाद में हम इसको प्रिंट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर लर्निंग आएगा, फिर पाइथन आएगा, फिर प्रोग्रामिंग आएगा, और सबके साथ में क्या रहेगा, हैश रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हैश लगा दिया है। देखिए मैं आउटपुट दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा। इस तरीके से जो हमारा आउटपुट आएगा, पहले वाली लाइन का आउटपुट इस तरीके से आएगा, हेलो हैश स्टूडेंट्स हैश। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन का आउटपुट आएगा, जितने भी वर्ड है वो प्रिंट हो जाएंगे और साथ में उनके हैश आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। तो इस कोड को कर लेता हूँ मैं कॉपी, जिससे कि हमारा टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया, अब इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो जो कोड था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो है फाइल का नेम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इन्फो2 के नाम से मेरे पास कोई फाइल नहीं है। मेरे पास जो फाइल है उसका नेम है इन्फो, तो मैंने यहाँ पे इन्फो को रहने दिया है। अब इसको सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रन कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आउटपुट आ गया है। जितनी भी लाइन है वो सारी लाइन रीड हो रही हैं, और हर लाइन में क्या हो रहा है, जितने भी वर्ड है उनके साथ में हैश प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो ये प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। देखिए इस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो वाइल लूप है वो हमारा 3 टाइम चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम चला तो इसने क्या करा, यहाँ पे पहली लाइन को पिक करा, और पहली लाइन को पिक करा तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई, मतलब कि स्ट्रिंग है। तो हमारा सेकंड टाइम में ये लूप चलेगा, और सेकंड टाइम जब ये लूप चला तो इसने सेकंड लाइन को रीड कर लिया यहाँ पे। तो हमारी क्या होगी, सेकंड लाइन भी यहाँ पे आ गई, मतलब कि स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो ये जो लूप है हमारा वो थर्ड टाइम भी चलेगा, लेकिन थर्ड टाइम में यहाँ पे से कोई लाइन नहीं मिलेगी, इसीलिए इस वाले लूप से भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। और ये जो लूप है वो हमारा नेक्स्ट टाइम भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग से नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से टोटल 3 टाइम चल रहा है, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा 2 टाइम के लूप के चलने पर ही आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। तो देखिए ये रहा नेक्स्ट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में क्या बोला गया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन इन द फाइल। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, इसमें से आपको लाइंस को काउंट करना है और बताना है कि कितनी लाइन है। यहाँ पे देखिए 4 लाइन है, तो आउटपुट में आपका आना चाहिए 4 लाइन। तो चलिए देख लेते हैं इस काम को करने के लिए हम कोड किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए ये रहा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या करा है, सबसे पहले फाइल को ओपन कराया रीड मोड में, और फाइल को ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैंने फाइल को रीड कराया रीड लाइंस मेथड की हेल्प से। तो रीड लाइंस मेथड क्या करता है, जितना भी कंटेंट होता है फाइल का उसको क्या करता है, एक लिस्ट की फॉर्म में रीड कर लेता है। मतलब कि यहाँ पे जितना भी कंटेंट है ये क्या होगा, लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे जो लाइंस हैं वो क्या रहेंगी, उस लिस्ट के एलिमेंट में रहेंगी। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे डेटा वेरिएबल लिया है, यहाँ पे क्या होगी, एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट के अंदर जो है ये लाइन आपकी क्या रहेंगी, एलिमेंट के तौर पर रहेंगी। इसके बाद में हमने सिंपली क्या करा है, डेटा वाले वेरिएबल की यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट कर ली है। मतलब कि डेटा वाले वेरिएबल में क्या है, लिस्ट है। इसके बाद में हमने यहाँ पर डेटा वाले वेरिएबल की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, डेटा वाले वेरिएबल में क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट की लेंथ क्या होगी, जो भी लिस्ट के एलिमेंट होंगे वही उसकी लेंथ होगी। तो लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, देखिए यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4। तो ये क्या है, लिस्ट के एलिमेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी लेंथ 4। तो मतलब क्या हुआ, जो लाइन काउंट के नाम से वेरिएबल है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद में सिंपली हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया है, और उसके बाद में इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद में सिंपली हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है, और इसमें एक मैसेज डाल दिया है, और मैसेज के बाद में हमने यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। जो लाइन काउंट वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दिया है। तो क्या होगा, इसकी लेंथ आ जाएगी, मतलब कि इसके अंदर 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उससे पहले ये मैसेज भी आएगा। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस इन info.txt इज 4। मतलब कि जो हमारे पास में info.txt फाइल है उसके अंदर कितनी लाइन है, 4 लाइन है। तो चलिए इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया। अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए मैंने कोड पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, आउटपुट में आ गया है, नंबर ऑफ लाइंस इन info.txt इज 4। इस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है, जिसमें कि आपको बोला जाता है टेक्स्ट फाइल से लाइन को काउंट करने के लिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। देखिए ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट प्रोग्राम। तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे बोला गया है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ वॉवल एंड कॉन्स्टेंट इन द फाइल। मतलब कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल आपके पास जिसका नेम है info2। तो इस टेक्स्ट फाइल से जो है आपको क्या करना है, रीड करना है कंटेंट को, और आपको डिस्प्ले करना है कि यहाँ पे इस फाइल में कितने कांस्टेंट है और कितने वॉवेल हैं, उनको काउंट करके आपको प्रिंट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकता है।
तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं कि आपको क्या करना है, और जो भी टेक्स्ट फाइल होगी उसका नेम दे रखा होगा और उसका कंटेंट भी मेंशन कर रखा होगा, और आपको आउटपुट भी दे रखा होगा कि इसका जो है आउटपुट काउंट करने के बाद में ये आना चाहिए कि यहाँ पे जो वॉवेल हैं वो आपके आने चाहिए 15 और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आने चाहिए आपके 37। तो इस तरीके से जो आपका आउटपुट आना चाहिए, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे कोड लिखना है, मतलब कि यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए ये रहा इसका प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने क्या करा है, सबसे पहले फाइल को ओपन करा है, और ओपन कौन से मोड में करा है, रीड मोड में ओपन कर लिया है। इसके बाद में ch के नाम से एक वेरिएबल रखा है यहाँ पे, और इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग को डाल दिया है। एंड इसके बाद में जो है वॉवेल और कांस्टेंट को काउंट करने के लिए दो वेरिएबल ले लिए हैं, और दोनों को जो है मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। मतलब बी काउंट के नाम से लिया है वेरिएबल वॉवेल को काउंट करने के लिए, और सी काउंट के नाम से लिया है वेरिएबल कांस्टेंट को काउंट करने के लिए। इस तरीके से दो वेरिएबल ले लिए हैं और दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने लूप लगाया है, और लूप में मैंने क्या दिया है, वाइल ch, मतलब कि जो ch वाला वेरिएबल इसके अंदर जब तक स्ट्रिंग रहे, जब तक हमारा क्या हो, लूप चलता रहे, और जब भी ये लूप चले तो इसके अंदर का ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो बात करते हैं इसके अंदर हमने कोड क्या डाला है। हमने क्या करा है, यहाँ पे फाइल को रीड करा है, मतलब कि हम चाहते हैं जब भी लूप चले तो हमारी फाइल रीड हो, और रीड करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है रीड मेथड को, और रीड मेथड के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है बाइट कि कितनी बाइट को ये एक बार में रीड करे। तो यहाँ पे आर्गुमेंट में मैंने दी है 1 बाइट, मतलब कि जो रीड मेथड है वो एक बार में 1 बाइट को ही रीड करेगा, और जिस बाइट को ही रीड करेगा उसको स्टोर कर देगा ch वाले वेरिएबल में। तो मतलब कि ये जो फाइल है यहाँ पे से क्या होगा, एक एक बाइट करके ये रीड करेगा, मतलब कि एक एक करेक्टर करके ये रीड करेगा, और जो भी करेक्टर होगा उसको कहाँ पे स्टोर करता जाएगा, इस वाले वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा। तो जितनी बार भी ये लूप चलेगा, ये रीड मेथड क्या करेगा, यहाँ से एक एक करेक्टर को उठाता जाएगा और उसको ch वाले वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है, और इफ कंडीशन में हमने दिया है कि यहाँ पे जो ch वाले वेरिएबल के अंदर करेक्टर आ रहा है वो अगर आपका है इस रेंज में, मतलब कि इन, यहाँ पे यूज करा है मैंने इन ऑपरेटर को, जो कि हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। तो आप लोगों को पता होगा मेंबरशिप ऑपरेटर का काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ch के अंदर जो करेक्टर है वो हमारा जो है इस रेंज में से है, मतलब कि इनमें से कोई भी है तो क्या हो जाए, बी काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, मतलब कि जो बी काउंट की वैल्यू है उसमें प्लस हो जाए 1। मतलब जो भी वॉवेल्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे जो भी वॉवेल मिलेगा, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल में हो, देखिए दोनों में ही मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है। तो किसी भी तरीके का यहाँ पे वॉवेल मिलेगा, स्मॉल में होगा या कैपिटल में होगा, तो क्या होगी, हमारी बी काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर मान लो कि ch वाले वेरिएबल के पास में जो करेक्टर आ रहा है वो इनमें से कोई नहीं है, मतलब वो वॉवेल नहीं है, तो क्या हो, तो हमने यहाँ पे एल्स पार्ट डिफाइन कर दिया है। क्या हो उस केस में, यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो वो किसकी हो, सी काउंट वाले वेरिएबल की इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब कि उसमें हो जाए +1। तो इस तरीके से जब भी इसे वॉवेल मिलेगा तो उस केस में तो हमारे बी काउंट वाले की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और अगर वॉवेल नहीं होगा तो क्या होगा, सी काउंट वाले की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से रीड मेथड क्या करेगा, सारे करेक्टर्स को यहाँ से रीड कर लेगा, और जब ये लास्ट में पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो है इसे कोई भी करेक्टर नहीं मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे हमारी फाइल एंड हो जाएगी। तो इसीलिए ch वाले वेरिएबल में भी कोई वैल्यू नहीं जाएगी, और इसीलिए हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि जो लूप हमारा तब तक चले जब तक कि ch के अंदर स्ट्रिंग रहे। तो इसीलिए लास्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं होगी, तो लूप हमारा एंड हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिए हैं। तो प्रिंट में हमने क्या करा है, पहले ये मैसेज दे दिया है वॉवेल इन द फाइल, और फिर बी काउंट को प्रिंट कर दिया है। तो जो भी फाइनल वैल्यू होगी बी काउंट की वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने कांस्टेंट के केस में करा है, यहाँ पे मैसेज दे दिया है और सी काउंट को प्रिंट कर दिया है, मतलब जो भी सी काउंट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से टोटल रीड करने के बाद में आपका ये आउटपुट मिलेगा। टोटल वॉवेल जो है वो 15 मिलेंगे, और टोटल कांस्टेंट जो है वो 37 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, कोड को कर देता हूँ मैं पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन इसको रन करने से पहले info2 के नाम से एक फाइल बना लेते हैं, और उसके अंदर जो कंटेंट हमने देखा था वो डाल देते हैं। तो मैं कंटेंट को वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये जो कंटेंट है इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने कॉपी कर लिया। अब टेक्स्ट फाइल में जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए उसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ मैं, पहले यहाँ से जाके फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल को। मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू, और न्यू पे जाके मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ info2। ठीक है, इस फाइल को ओपन करता हूँ मैं, और इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट उस कंटेंट को। ये मैंने पेस्ट कर दिया, एंड इसको कर देता हूँ सेव। ये मैंने सेव कर दी। तो अब जो है हमारे पास में info2 के नाम से फाइल आ गई है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉवेल 15 आ रहा है एंड कांस्टेंट 37 आ रहा है।
तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखिए इस प्रोग्राम में एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो बॉबल्स आ रहे हैं वो तो हमारे ठीक आ रहे हैं, लेकिन जो कांस्टेंट आ रहे हैं तो कांस्टेंट में क्या कर रहा है प्रोग्राम, यहाँ पे जो स्पेस है और जो बैकवर्ड स्लैश एन है, मतलब लाइन के एंड में जो बैकवर्ड स्लैश एन है, तो इनको भी यहाँ पे कांस्टेंट में ही काउंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे दोनों इन्वॉल्व होकर यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो स्पेस है और जो बैकवर्ड स्लैश एन है वो आपके कांस्टेंट में काउंट ना हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे प्रोग्राम में आप एलिफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं। किस तरीके से डालेंगे देखिए मैं करके दिखा देता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो इस काम को करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्पेस के लिए एक वेरिएबल ले लूँगा, स्पेस के नाम से ले लूँगा एक वेरिएबल, और इसको कर दूँगा इनिशियलाइज 0 से। और इसके बाद में यहाँ पे जो है न्यू लाइन करेक्टर के लिए भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ न्यू लाइन के नाम से न्यू लाइन, और इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं डाल दूंगा एलिफ पार्ट, यहाँ पे डाल दूंगा एलिफ पार्ट, यहाँ लिख दूंगा मैं एलिफ, और क्या लिखूंगा कि सी एच के अंदर जो करेक्टर है वो क्या हो, वो हमारा हो इक्वल इक्वल किसके, स्पेस के। तो यहाँ पे डबल कोट में डाल दूंगा मैं स्पेस, इस तरीके से डाल दूंगा, कॉलन लगाऊंगा। और इसके बाद में जो है मैं यहाँ पे दे दूंगा कि अगर जो है यहाँ पे करेक्टर के अंदर जो वैल्यू है वो स्पेस है तो क्या हो जाए, स्पेस वाले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। तो यहाँ कर दूंगा स्पेस इक्वल स्पेस प्लस 1, इस तरीके से मैं कर दूंगा। इसके अलावा सी एच वाले वेरिएबल में अगर जो करेक्टर आता है वो हमारा बैकवर्ड स्लैश एन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एलिफ, एलिफ सी एच इक्वल इक्वल क्या हो, बैकवर्ड स्लैश एन, यहाँ डाल देता हूँ बैकवर्ड स्लैश एन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो, हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए किसकी, न्यू लाइन वाले वेरिएबल की। यहाँ लिख देता हूँ न्यू लाइन इक्वल न्यू लाइन प्लस 1, इस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे इन दोनों को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं प्रिंट, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इन स्टेटमेंट्स को, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्पेस, स्पेस इन द फाइल, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं स्पेस वाले वेरिएबल को, स्पेस, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं न्यू लाइन करेक्टर, न्यू लाइन करेक्टर्स, एंड यहाँ कर दूंगा प्रिंट न्यू लाइन को, न्यू लाइन। बाकी नीचे वाले लाइन को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कांस्टेंट है वो हमारे 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, जो स्पेस है वो 0 दिखा रहा है। तो कहाँ मिस्टेक हुई है हमसे, ओके यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे स्पेस की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, तो इसको सही कर देता हूँ, स्पेस कर देता हूँ इसको इस तरीके से। अब इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 स्पेस आ चुके हैं, और 2 जो है न्यू लाइन करेक्टर हैं, और जो हमारे कांस्टेंट है वो 30 है। तो इन सबको मिला के 37 वहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रहा था। तो आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पे 37 कांस्टेंट को ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो है स्पेस को भी कांस्टेंट में काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोड अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, जो कि टेक्स्ट फाइल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए नॉर्मली जो है आपको ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, समझते हैं इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को फिर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट अ मेथड, या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन AB lines in the Python to read the contents from a text file line txt। मतलब कि आपके पास में लाइन txt के नाम से एक फाइल है, उसके अंदर से जो है आपको कंटेंट को रीड करना है एक मेथड की हेल्प से, मतलब कि फंक्शन आपको लिखना है, फंक्शन की हेल्प से आपको रीड करना है। और फंक्शन का नेम यहाँ पे देखिए दे रखा है AB लाइन्स। तो जब भी आपको टेक्स्ट फाइल पे बेस्ड क्वेश्चन मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे जो है आपको फंक्शन की हेल्प से फाइल को रीड करने के लिए बोला जाता है, और जो भी फंक्शन आपको लिखना होता है उस फंक्शन का नेम वहाँ पे दे रखा होता है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का नेम दे रखा है, और जिस टेक्स्ट फाइल से आपको कंटेंट को रीड करना होता है वो टेक्स्ट फाइल भी आपको दे रखी होती है। देखिए यहाँ पे नेम दे रखा है lines.txt। तो इस नाम से हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फाइल का कंटेंट भी दे रखा है। तो मतलब जो पेपर होगा उसमें आपको कंटेंट भी दे रखा होगा कि जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर ये कंटेंट है। अब आपको करना क्या है, इस टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, और क्या डिस्प्ले कराना है, आपको डिस्प्ले कराना है उन लाइंस को जो कि स्टार्ट हो रही हो आपकी या तो ए से या फिर बी से, मतलब कि जिनकी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ए से हो रही हो या फिर बी से हो रही हो। तो मतलब क्या हुआ, इस फाइल को रीड करने के बाद में जो आपका आउटपुट आए वो आपका ये आना चाहिए,
मतलब कि ए वाली लाइन प्रिंट हो जाए और बी वाली लाइन प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से आपको आउटपुट भी मेंशन किया हुआ होगा पेपर में कि ये जो टेक्स्ट फाइल है इसे रीड होने के बाद में आपका ये आउटपुट आना चाहिए। तो इसके लिए अब आपको प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम के लिखना है मतलब कि एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर आपको कोड डालना है इस काम को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। देखिए ये रहा इसका मेथड, मतलब कि जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो हमें बोला गया किस नाम से फंक्शन डिफाइन करने के लिए, ए बी लाइन्स। तो ए बी लाइन के नाम से आपको फंक्शन को लिख लेना है और उसके अंदर कोड डाल देना है। तो हमने कोड में क्या करा है, देखिए सिंपली फाइल को रीड कर लिया है और फाइल को रीड करा है हमने रीड मोड में, क्योंकि यहाँ पे हमें ओनली रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, रीड लाइन्स मेथड की हेल्प से डेटा को रीड करा है। मतलब कि टेक्स्ट फाइल है उसमें से कंटेंट को रीड करा है रीड लाइन्स मेथड की हेल्प से, और जो कंटेंट रीड होगा उसको स्टोर कर लिया है लाइन्स वाले वेरिएबल में, यहाँ पे स्टोर कर लिया है। तो रीड लाइन्स मेथड क्या करता है, जितना भी डेटा होता है उसको लिस्ट की फॉर्म में रीड कर लेता है। मतलब कि फाइल के पूरे डेटा को ये क्या करता है, लिस्ट की फॉर्म में रीड कर लेता है। और यहाँ पे जो लाइन होती है उनको क्या करता है, लिस्ट के एलिमेंट में डाल देता है। मतलब एक लाइन लिस्ट के एक एलिमेंट में रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन्स वाले वेरिएबल के पास में क्या आ जाएगी, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि जो लाइन्स हैं वो क्या रहेंगी, उस लिस्ट के एलिमेंट रहेंगी। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे लूप लगाया है और लूप में मैंने क्या दिया है, फॉर डब्ल्यू इन लाइन्स। तो मतलब क्या हुआ कि लाइन्स वाले वेरिएबल के पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में से क्या हो, एक एक एलिमेंट किसके पास जाए, डब्ल्यू वाले वेरिएबल के पास में। तो यहाँ से एक एक लाइन क्या होंगी, पूरी जाएंगी डब्ल्यू वाले वेरिएबल के पास में। इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन वाला पार्ट लगा दिया है। मैंने बोला है यहाँ पे कि जो भी लाइन आए किसके पास में, डब्ल्यू वाले वेरिएबल के पास में, तो उस लाइन की जीरो इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो आपका ए हो या फिर आपका करेक्टर बी हो। तो उस केस में क्या हो, डब्ल्यू प्रिंट हो जाए। मतलब डब्ल्यू के पास में जो भी लाइन है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। हमने फर्स्ट इंडेक्स को चेक कर लिया, जो स्ट्रिंग आ रही है डब्ल्यू वाले वेरिएबल के पास में उस स्ट्रिंग के हमने जीरो इंडेक्स को चेक कर लिया, क्योंकि ये जो लाइन है वो क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्म में लिस्ट के अंदर एलिमेंट में रखी हुई है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक स्ट्रिंग आएगी डब्ल्यू के पास में, एक बार में एक लाइन पूरी जाएगी क्योंकि एलिमेंट में है ये, तो पूरी एक लाइन जाएगी। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जीरो इंडेक्स जो है वो आपका ए हो या फिर बी हो। तो उस केस में क्या हो, जो डब्ल्यू के पास में लाइन है, जो स्ट्रिंग है वो पूरी प्रिंट हो जाए। तो सिंपली होगा क्या, जो भी लाइन इसे मिलेगी, मतलब कि ए से स्टार्टिंग होगी उसको प्रिंट कर देगा और बी से स्टार्टिंग होगी उसको प्रिंट कर देगा। बाकी लाइंस को ये प्रिंट नहीं करेगा। मतलब कि ये वाली जो लाइन है वो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसकी जीरो इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो आपका ना तो ए है और ना ही बी है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम की हेल्प से हमें ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी इजी प्रोग्राम था, बहुत आराम से आप लोग बना सकते हैं। मुश्किल से आपको इसको करने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी चला के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट फाइल को बना लेते हैं जिसके अंदर ये कंटेंट रहेगा। तो इस टेक्स्ट फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से इन टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी कर लिया मैंने। अब जो है मैं टेक्स्ट फाइल में डाल देता हूँ इनको। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, पहले मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल को। न्यू पे जाता हूँ और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नेम देता हूँ लाइन्स, ठीक है, और इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे कर देता हूँ उस कंटेंट को पेस्ट, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको क्लोज कर देता हूँ और अब जो यहाँ पर उस प्रोग्राम के कोड को कर देता हूँ मैं पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो है इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आपको 2 लाइन देखने को मिल रही हैं। जो ए से स्टार्ट हो रही है वो आ रही है और जो बी से स्टार्ट हो रही है वो आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो टेक्स्ट फाइल है अगर उसमें आपके मान लीजिए सारे कैरेक्टर आपके स्मॉल में हो या फिर दोनों कॉम्बिनेशन हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर में भी कंडीशन देनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको टेक्स्ट फाइल में बेस मिलता है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट अ मेथड स्लैश फंक्शन इज टू अप काउंट। मतलब कि इस नाम से आपको फंक्शन लिखना है और इस फंक्शन की हेल्प से करना क्या है, आपको करना है रीड कंटेंट को। कौन सी फाइल से, writer.txt। मतलब writer.txt के नाम से एक फाइल है जिसके अंदर ये कंटेंट है। तो इस फाइल के कंटेंट को आपको इस फंक्शन की हेल्प से रीड करना है और फिर करना क्या है, आपको काउंट करके डिस्प्ले करना उन वर्ड्स को जो कि है इज, टू एंड अप। मतलब कि ये जो वर्ड आए जहाँ पे भी, तो इनको काउंट करके डिस्प्ले कर देना है कि जो फाइल है इसमें ये जो वर्ड है वो कितनी बार आए हैं। तो टोटल जितनी बार भी इस फाइल में दे रखी हैं उनको काउंट करके आपको प्रिंट करना है। जैसे कि इस फाइल में हम इन तीनों वर्ड को अगर काउंट करें तो ये जो है 6 टाइम है। यहाँ पे आपको आउटपुट भी दे रखा है कि जब आपका प्रोग्राम चले तो ये आउटपुट आना चाहिए। मतलब कि इज, टू और अब जो वर्ड है वो तीनों मिलाकर क्या है, 6 है। मतलब कि 6 बार इनकी अकरेंस आई है, चाहे वो अप हो, चाहे वो टू हो, चाहे वो इज हो। ये तीनों वर्ड जो है इस फाइल में 6 टाइम्स आए हैं। तो इसके लिए किस तरीके से कोड लिखेंगे चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कोड लिख दिया है ये।
तो यहाँ पे हमें बोला गया है फंक्शन लिखने के लिए, और फंक्शन का नाम दे रखा था इस टू अप काउंट। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया है मैंने, और इसके अंदर कोड डाल दिया है। तो कोड में मैंने क्या करा है, एक काउंटिंग के लिए वेरिएबल ले लिया है सी नाम से, जिसको कि 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद फाइल को ओपन कर लिया है रीड मोड में, और ओपन करने के बाद में यहाँ पे करा है मैंने रीड ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब कि फाइल को रीड करा है रीड मेथड की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पे मैंने रीड मेथड को लगाया है, तो रीड मेथड में मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है। तो हमने देखा था कि जब रीड मेथड में कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो फाइल का कंटेंट होता है उस पूरे कंटेंट को रीड कर लेता है, मतलब कि स्ट्रिंग की फॉर्म में ये पूरे कंटेंट को रीड कर लेगा, और ये जो कंटेंट आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, लाइन वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे जो है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करा है मैंने, लाइन डॉट स्प्लिट, मतलब कि जो लाइन वाला वेरिएबल है इसके अंदर जो पूरी स्ट्रिंग है, ये जो है पूरी स्ट्रिंग है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया है। और स्प्लिट मेथड में देखिए कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर डिफाइन नहीं करा है कि किससे स्प्लिट हो। तो इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्पेस से स्प्लिट हो जाएंगी, और स्पेस से स्प्लिट होने के बाद में क्या होंगी, एक पूरी लिस्ट बन के कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस बर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मतलब कि जो बर्ड वाला वेरिएबल है इसके पास में पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि जो स्ट्रिंग है पूरी वो क्या रहेगी, एलिमेंट्स के फॉर्म में रहेगी। मतलब कि यहाँ पे जो बर्ड हैं इसके वो एलिमेंट के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया है, लूप में मैंने दे दिया है फॉर डब्ल्यू इन बर्ड। तो बर्ड के पास में क्या है, लिस्ट, और लिस्ट में क्या है, जितने भी बर्ड हैं वो क्या है हमारे उस लिस्ट के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक एलिमेंट डब्ल्यू वाले वेरिएबल के पास जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने कंडीशन लगा दी, और कंडीशन में क्या बोला है मैंने कि यहाँ पे जो डब्ल्यू वाला वेरिएबल है इसके पास में जो भी बर्ड आए यहाँ से उठ के, क्योंकि क्या होगा एक एक लिस्ट में से एलिमेंट आएगा तो पूरा एक बर्ड आएगा। तो जो बर्ड आ रहा है वो क्या हो, अगर आपका एज हो या फिर टू हो या फिर आपका अप हो। देखिए और ऑपरेटर लगा दिया है, तो और ऑपरेटर केस में आपको पता ही है कि इनमें से कोई सा ही वर्ड मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। मैंने कर दिया सी इक्वल सी प्लस 1, तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, चाहे एज मिलता है या चाहे टू मिलता है या फिर चाहे अप मिलता है, इनमें से कोई सा भी वर्ड मिले इसे, उस केस में क्या होगा, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस लूप की हेल्प से जो बर्ड वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट एक एक करके किसके पास जाएंगे, डब्ल्यू वाले वेरिएबल के पास जाएंगे, और वो हमारे चेक होते जाएंगे। अगर डब्ल्यू वाले वेरिएबल के पास में जो स्ट्रिंग है वो एज है, टू है या फिर अप है, तो उस केस में हमारी सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो तीनों वर्ड हैं वो इस फाइल में 6 टाइम आएंगे, और 6 टाइम आने पे क्या होगा, सी की वैल्यू आपके 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है इस तरीके से मैसेज, और फिर प्रिंट कर दिया है सी को। तो इस तरीके से फाइनल आउटपुट हमारा 6 आ जाएगा। तो चलिए इसको चला के भी देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करने से पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर ये कंटेंट होगा। तो यहाँ से इस कंटेंट को कर लेता हूँ मैं कॉपी, और इसको पेस्ट कर देता हूँ एक न्यू फाइल में जिसका नेम हम रखेंगे राइटर। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको फाइल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ ओपन पे मैं, और यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट को। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे न्यू पे क्लिक, राइट क्लिक करके, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नेम दे दूंगा मैं राइटर। ठीक है, इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उस कंटेंट को। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अब लिखते हैं यहाँ पे कोड उस फाइल को रीड करने के लिए। तो कोड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने कोड कॉपी कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट आ रहा है वो 6 आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसको डिफाइन करने के बाद में इसको जो मैं यहाँ पे कॉल भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए जो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। आप चाहो तो इसको एग्जाम में छोड़ सकते हो, ये जो कॉलिंग वाला पार्ट है ये चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है कि इसको लिखना ही लिखना है, और लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो अब जो है मैंने आपको टेक्स्ट फाइल के बारे में पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, किस तरीके से राइट कर सकते हैं, और टेक्स्ट फाइल पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को इस चैप्टर के, जो कि है फ्लश फंक्शन। तो बात करते हैं फ्लश फंक्शन क्या होता है। तो देखिए फ्लश फंक्शन जो है वो बफर मेमोरी में से डेटा को फ्लश करने के लिए यूज होता है। मतलब क्या हुआ, देखिए जब भी आप किसी फाइल पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग राइट फंक्शन, तो उस टाइम पे होता क्या है, पाइथन में जो भी डेटा आपने राइट किया है फाइल में वो सब क्या होता है, बफर में स्टोर हो जाता है। मतलब कि जो आपके एक्चुअल फाइल है स्टोरेज डिवाइस पे, जैसे कि हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी फाइल स्टोर की हुई है
उस पर राइट करने से पहले, वहाँ पे मतलब कि स्टोर करने से पहले ये क्या करता है, हमारा पाइथन बफर में स्टोर करके रखता है डेटा को। जो भी डेटा आप राइट करेंगे राइट फंक्शन की हेल्प से, उस केस में इस तरीके से ये क्या करेगा, बफर में स्टोर करके रखता है उस डेटा को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो पाइथन है वो इस तरीके से डेटा को स्टोर बफर में ना करे, वो क्या करे, डायरेक्टली आपका स्टोरेज डिवाइस पे ही करे, मतलब जो फाइल है डायरेक्टली उसी में राइट करे, तो उस केस में आप फोर्सफुली इस काम को कर सकते हैं फ्लश फंक्शन की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम रहा, तो इस प्रोग्राम को समझिए। मान लीजिए कि मैं एक फाइल को राइट कर रहा हूँ जो कि हमारी फाइल 3, तो फाइल 3 जो टेक्स्ट फाइल है इसको मैं राइट कर रहा हूँ और इसमें डेटा क्या डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो है मैं डेटा डाल रहा हूँ हेलो वेलकम टू। तो ये मैंने देखिए राइट मेथड की हेल्प से इतना लिख दिया है। इसके बाद में देखिए दोबारा से राइट मेथड को लिखा है, तो यहाँ पे इसकी हेल्प से फिर से मैंने कुछ डेटा डाल दिया है। तो इस तरीके से 2 लाइन मैंने यहाँ पे पास कर दी है राइट मेथड की हेल्प से। अब मैं चाहता हूँ पहले ये 2 लाइन क्या हो, उस फाइल में स्टोर हो जाए, उसके बाद में जो है मैं न्यू डेटा को राइट करूँ। तो इस केस में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा फ्लश। इस तरीके से जो है मैं फ्लश फंक्शन लगा दूंगा, जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे फ्लश फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो डेटा है पहले ये राइट हो जाएगा, मतलब कि ये डेटा हमारा पहले चला जाएगा फाइल में परमानेंटली, और उसके बाद में जो भी डेटा हम राइट करेंगे वो हमारा फाइल में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एस, इसके अंदर ओके डाल दिया है, फिर यहाँ पे इसको राइट कर दिया है, मतलब कि एस वाले वेरिएबल का डेटा है उसको राइट कर दिया है। फिर अगेन यहाँ पे राइट मेथड की हेल्प से बैकवर्ड स्लैश एन को राइट करा है। देन जो है मैंने यहाँ पे इस सिस्टम को राइट करा है राइट मेथड की हेल्प से। तो क्या होगा, ये डेटा हमारा बफर मेमोरी में चला जाएगा, और उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे फ्लैश को लगा दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, बफर से हट के कहाँ चला जाएगा, फाइल पे चला जाएगा। तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी फाइल है उसमें डेटा राइट हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से जो हमारा डेटा फाइल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले पास करा है हेलो वेलकम टू, तो यहाँ पे हेलो वेलकम टू आ गया है। इसके बाद में देखिए राइट करा है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग ऐड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है बैकवर्ड स्लैश एन नहीं दिया, तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस नहीं आया है और ना ही कोई न्यू लाइन यहाँ पे आई है। इसके बाद में हमने ओके डाला है, मतलब कि यहाँ पे एस वाले जो वेरिएबल है उसको पास करा है, तो यहाँ पे देखिए ओके चला गया है, तो ओके आ गया है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बैकवर्ड स्लैश एन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे इसके साथ ही ऐड हो गया है। इसके बाद में बैकवर्ड स्लैश एन को राइट कराया, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर मूव हो गया है, और उसके बाद में हमने ये डाला है प्रोग्रामिंग इज ऑसम, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग इज ऑसम आ गया है, और यहाँ पे देखिए बैकवर्ड स्लैश एन है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा फाइल में राइट हो गया है। अब अगर यहाँ पे मैं फ्लश फंक्शन नहीं लगाता तो होता क्या, जितना भी डेटा यहाँ पे मैंने राइट कराया राइट मेथड की हेल्प से, ये पहले कहाँ होता है स्टोर, पहले ये जाता है बफर मेमोरी में, उसके बाद में जो है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता, तब जो हमारा ये परमानेंट स्टोरेज पे जाता, मतलब कि हमारे फाइल में राइट होता। लेकिन इस प्रोग्राम में जो हमने फ्लश फंक्शन को यूज़ करा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये जो डेटा डाला है ये हमारा क्या होगा, परमानेंटली फाइल पे राइट हो जाएगा, उसके बाद में जो न्यू डेटा डालेंगे वो हमारा राइट होगा। मतलब कि यहाँ पे जो हम फोर्सफुली डेटा को राइट कर रहे हैं फ्लश फंक्शन की हेल्प से फाइल पे। तो चलिए मैं जल्दी से इसको चला के भी दिखा देता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, और इसको कर देते हैं पेस्ट। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली जो फाइल थी हमारी राइट हो गई है, और आउटपुट में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम फाइल को चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर ये डेटा गया या नहीं गया। ओपन कर लेते हैं फाइल को, ये रही हमारी फाइल 3 के नाम से, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो डेटा हमारा राइट हो गया है। तो आई होप आप लोग को फ्लश फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फाइल पॉइंटर की। जो फाइल पॉइंटर होता है वो किस तरीके से फाइल हैंडलिंग में वर्क करता है, तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जितनी भी फाइल्स होती हैं वो अपने पास मेंटेन करके रखती हैं फाइल पॉइंटर को। तो फाइल पॉइंटर करता क्या है, ये बताता है करंट पोजीशन को, कि कहाँ से जो है आपका रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो फाइल पॉइंटर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि बुक में जो हमारा बुक मार्क होता है वो एक तरीके से फाइल पॉइंटर की तरह ही है, या फिर जो है आप इसको कर्सर की तरह भी ले सकते हैं, कि ये जो है आपकी कर्सर की पोजीशन बताता है। जहाँ पे भी फाइल में कर्सर की पोजीशन होगी वहीं से रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो चलिए इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में फाइल 4 के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर ये डेटा है। तो अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं ओपन मेथड की हेल्प से रीड मोड में, और उसके बाद में जो इस फाइल का डेटा रीड करते हैं रीड मेथड की हेल्प से, तो इस केस में क्या होगा, जो डेटा रीड होगा वो हमारा पी से स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ से रीड होना स्टार्ट होगा। तो जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन है वो हम कह सकते हैं कि जो पी वाला करेक्टर है यहाँ पे है, मतलब कि फाइल में जो है फाइल पॉइंटर की पोजीशन इस वाले करेक्टर पे है, मतलब जो पी है यहाँ पे हमारी फाइल पॉइंटर की पोजीशन है। तो यहीं से जो है डेटा रीड होना स्टार्ट होगा। अब अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से फाइल को रीड करता हूँ कि मतलब फाइल को ओपन करके मैं रीड मेथड में जो है दे देता हूँ 1,
मतलब कि 1 बाइट का डेटा रीड कर लेता हूँ इस फाइल से, तो इस केस में क्या होगा, देखिए जो 1 बाइट का डेटा है वो तो हमारा रीड हो जाएगा, लेकिन जो फाइल पॉइंटर है वो हमारा नेक्स्ट बाइट पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो हमारा फाइल पॉइंटर है फाइल में वो इस लोकेशन पे आ गया है, मतलब कि जो फाइल में वाई वाला कैरेक्टर है यहाँ पे हमारा फाइल पॉइंटर मूव हो चुका है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं फाइल को दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ से रीड करता हूँ 2 बाइट का डेटा रीड मेथड की हेल्प से, तो इस केस में क्या होगा, देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 बाइट का डेटा रीड हो जाएगा, ये हो जाएगा रीड और ये हो जाएगा, मतलब ये दो कैरेक्टर जो है फाइल से रीड हो जाएंगे और जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डेटा रीड हो चुका है तो फाइल पॉइंटर जो है वो हमारा इस वाले कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर हम चेक करेंगे फाइल में फाइल पॉइंटर की पोजीशन, तो जो है फाइल पॉइंटर की पोजीशन इस वाले कैरेक्टर पे हमें मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमारा फाइल पॉइंटर वर्क करता है, जब भी आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका फाइल पॉइंटर मूव होता रहता है। अगर आप पर्टिकुलर बाइट का डेटा रीड कर रहे हैं उस केस में, अगर आप पूरा रीड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन है वो आपकी बिगनिंग में रहेगी। तो ये जो है फाइल मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं। अलग अलग मोड में जो है फाइल पॉइंटर की पोजीशन अलग अलग तरीके से वर्क करती है। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फाइल पॉइंटर होता है वो डिफरेंट मोड में किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पे जो है हमारी लिस्ट है, तो इस लिस्ट में देखिए ये जितने ये मोड है, आर हो गया, आर बी हो गया, आर प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस रहेगा, ये टी लग गया धोखे से, यहाँ पे प्लस कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे जो है आर प्लस है या आर बी प्लस है या फिर आर प्लस बी करके इस तरीके से आप लिखते हैं। तो इन सारे मोड में जो है आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या रहती है, फाइल के बिगिनिंग में रहती है। मतलब क्या हुआ, जो फाइल पॉइंटर होगा वो फाइल के बिगिनिंग में रहेगा अगर इन मोड में आप फाइल को ओपन करते हैं उस केस में, चाहे वो आपकी बाइनरी फाइल हो चाहे वो आपकी टेक्स्ट फाइल हो, दोनों ही फाइल के केस में बता रहा हूँ, जो फाइल पॉइंटर अब हमारा बिगिनिंग में रहेगा इन मोड में। तो फाइल पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें बाइनरी फाइल में पढ़ने वाली है। जब हम बाइनरी फाइल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और बाइनरी फाइल में जो है फाइल पॉइंटर से बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वहां पे जो हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर आप जो है इन मोड में ओपन करते हैं फाइल को, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन होगी वो स्टार्टिंग में रहेगी, मतलब कि बिगनिंग में रहेगी। इसके अलावा अगर आप इन मोड में ओपन करते हैं, डब्ल्यू है, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू प्लस है, डब्ल्यू बी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और डब्ल्यू प्लस बी है, तो इनमें से किसी भी मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो इस केस में भी जो हमारे फाइल पॉइंटर होता है उसकी पोजीशन क्या रहती है, बिगनिंग में रहती है। और यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट आपका ओवरराइट हो जाता है। जो फाइल अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो वहाँ पे जो कंटेंट होगा वो ओवरराइट हो जाता है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता ही है। इसके अलावा जो अपेंड मोड होते हैं, जैसे कि ए है, ए बी है, ए प्लस है, ए बी प्लस है, या फिर आपका ए प्लस बी हो गया, तो इन मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो इस केस में क्या रहती है, हमारी जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन होती है वो फाइल के एंड में रहती है। इसीलिए हम जो डेटा ऐड करते हैं वो फाइल के एंड में ऐड होता है। और यहाँ पे अगर आपकी फाइल क्रिएट की हुई नहीं होती है तो फाइल क्या होती है, आपकी क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। तो इस तरीके से इन मोड में जो हमारा फाइल पॉइंटर वर्क करता है। तो आई होप आप लोग को फाइल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है फाइल पॉइंटर डिफरेंट मोड में वर्क करता है। तो स्टूडेंट, अब जो हमने टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब जो हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फाइल्स को। तो स्टूडेंट, बाइनरी फाइल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाइनरी फाइल के बारे में जो डिस्कशन होगा हमारा स्टार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।